आपके चैनल पर लगातार लाइव सेशंस जारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि आपकी तैयारी पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितना करा दिया हूं, जितना दे दिया हूं, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आप इतना भरोसा रखिए। अब कुछ भी नया मत करना। जो भी आपने पढ़ा है उसी चीज को बार बार रिवीजन करो। ये नहीं कि 10-10 घंटे का मैराथन, 5-5 घंटे, ये सब कुछ मत करो। जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करो। आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। और ये वीडियो उनके लिए है और उन सबके लिए है कि अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको पेपर में मोस्ट जो एक्सपेक्टेड है वो आपको मिलने वाले हैं। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि जीन पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित होता है। सबको पता है दोस्तों, जब बच्चा 1.5 साल का 2 साल का होता है ना, तो धीरे धीरे उसके अंदर लोगों को पहचानने की क्षमता बढ़ती जाती है। लोगों को दिमाग में अस्थायी रूप से याद करना शुरू कर देता है। तो ये संवेदी पेशी अवस्था का लक्षण है। आपको और भी चीजें जानना है, जैसे संवेदी पेशी अवस्था से क्या क्या प्रश्न आपके पेपर में आता है। दोस्तों, संवेदी पेशी अवस्था का बच्चा इंद्रियों की सहायता से सीखता है, माता पिता के आवाज में अंतर कर लेता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पे 3 प्रश्न आएगा। वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा सवाल जवाब ज्यादा करता है। वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे में पलटावी गुण पाए जाते हैं। वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे में प्रतीकात्मक विचार होते हैं। तो चाहे प्रतीकात्मक विचार हो, चाहे जीववादी विचार हो, चाहे बच्चे के द्वारा बहुत सारे सवाल जवाब करना हो, ये सारे पॉइंट्स दोस्तों क्या हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का लक्षण है। अगर मैं बात करूं मूर्त संक्रियात्मक का, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा होता है साथियों, ये 7 से 11 साल का बच्चा है। और इन बच्चों में 3 तरह के प्रश्न आएगा। वर्गीकरण, मतलब लोगों को देखकर पहचान सकता है। संरक्षण, मतलब पुरानी सी पुरानी बात उसके दिमाग में याद रहती है। तार्किक, मतलब चीज़ों को तर्क करेगा, आसानी से बात को स्वीकार नहीं करेगा। अगर तुम आम को अंगूर कह दोगे वो नहीं मानेगा, वो उस पर आपसे तर्क वितर्क दोस्तों करेगा ही करेगा, है ना। कोई दिक्कत या परेशानी मेरे साथी या मेरे भाई, अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का साथियों जो बच्चा होता है वो दिमाग में कल्पना करके उत्तर करता है। चिंतन वाली अवस्था है साथियों। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आगे, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई वयस्क बच्चे को कोई कार्य सीखने में अस्थायी मदद करता है तो उसको क्या कहते हैं। देखो दोस्तों, अनुकूलन पियाजे का वर्ड है, अपने आप में ही गलत हो गया क्योंकि वाइगोत्स्की का उत्तर करना है। आत्मसातीकरण, ये भी पियाजे का विकल्प है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब एक विकल्प है दोस्तों पाढ़ या ढांचा, और एक है समीपस्थ विकास, मतलब जेडपीडी। और आपको पेपर में क्या कहा, किसी बच्चे को शुरू में मदद देना है, वो भी अस्थायी। तो मैंने कहा था ना कि जब बच्चा शुरू में साइकिल चलाना सीखता है तो उसकी उंगली को पकड़कर चलाना पड़ता है। लेकिन क्या जिंदगी भर बच्चे की उंगली पकड़कर चलाते हो? नहीं। क्या जिंदगी भर बच्चे की उंगली को पकड़कर चलाते हो? नहीं चलाते हो। तो इसका मतलब जो आपने दोस्तों अस्थायी सहयोग दिया उसी को कहते हो आप क्या, स्केप फोल्डिंग, या उसी को हिंदी में पाढ़ कहते हैं, उसी को मचान कहते हैं साथियों, उसी को ढांचा निर्माण भी कहते हैं। ये बात आपको विदित रखनी है, ये बात आपको पता होना चाहिए साथी। आगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जब कोई बच्चा इसलिए नियमों का पालन करता है ताकि उसे दंड ना मिले तो वो नैतिक विकास के किस स्तर पे है ना। कर लो साथी। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जब कोई बच्चा इसलिए नियमों का पालन करता है ताकि उसे दंड ना मिले तो वो नैतिक विकास के किस स्तर पे है साथियों। हमने क्या कहा,
हम स्कूल जरूर जाएंगे कि टीचर मुझे पीटेगा। हम मिठाई नहीं खाएंगे कि मम्मा हमें मारेगी। हम लोगों का कहा मानेंगे क्योंकि हमें उनके अनुकूल चलना है। तो दोस्तों, ये पूर्व परंपरागत अवस्था का बच्चा है। परंपरागत अवस्था का बच्चा स्वार्थी नहीं होता है। परंपरागत अवस्था के बच्चे से उम्मीद की जाती है, जब क्वेश्चन में बच्चे से उम्मीद की जाए कि भैया फलाने लड़कुआ सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है, इसलिए आप भी सुबह उठ के पढ़िए। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि बच्चे से आप उम्मीद कर रहे हो, और जब प्रश्न में उम्मीद की जाए कि देखो भैया मैंने आपको कल खाना खिलाया था, आज मैं खाना नहीं लाया हूँ, तो आपको अपना खाना हमारे साथ शेयर करना चाहिए। यानी जब प्रश्न में बच्चे से कोई उम्मीद की जाए तो वो बच्चा परंपरागत स्तर का है, और जब बच्चा सबकी भलाई के बारे में बताए तो दोस्तों इसे कहते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। याद रखिएगा साथी, है ना। और लॉरेंस कोहलबर्ग की कमी क्या थी साथियों? लॉरेंस कोहलबर्ग की सबसे बड़ी कमी यही थी, इन्होंने अपना प्रयोग महिलाओं के ऊपर नहीं किया था। आगे, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, विचारों और इरादों को अच्छी तरह समझ सकता है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? देखिए दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले व्यक्ति के विचारों को पढ़कर उसे बेवकूफ बना ले जाए, उसके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। बात समझे? पेपर में आता है कि नेता के अंदर कौन सी बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक। LIC वाले में कौन बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक। यानी दोस्तों, ऐसे लोग जिनके अंदर ये कला है कि अपनी भाषा से आपकी आंखों में आंसू भर दें, तो वो अंतर्वैयक्तिक है। लेकिन दोस्तों, जो अंतरावैयक्तिक होता है, वो बार बार आपको रिवीजन कराया हूं, अगर अंतरावैयक्तिक करेगा तो ये बुद्धि दुनिया में केवल 2 लोगों के पास में है, एक आपके माता पिता और एक दोस्तों शिक्षक में और एक दार्शनिक में होता है। बात समझे? भाषाई बुद्धि वही अंतर्वैयक्तिक है, संगीती बुद्धि संगीतकार के अंदर होता है। इसके अलावा दोस्तों, पेपर में ये भी आपसे पूछता है कि हार्वर्ड गार्डनर की कमी क्या थी। साथियों, हार्वर्ड गार्डनर की सबसे बड़ी कमी यही थी कि इन्होंने अपना जो प्रयोग है इतना प्रकार का किया कि जिसका मापन कर पाना संभव नहीं हो सका। समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक की कैसी भूमिका होती है? समावेशी क्लास में दोस्तों एक शिक्षक की कैसी भूमिका होती है? पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना, गलत ऑप्शन। बच्चों की, देखो हम सबको पता है कि दुनिया की कोई ऐसी क्लास नहीं जो समावेशी ना हो, क्योंकि हर क्लास में हर जाति का, पृष्ठभूमि का, क्षमता का बच्चा है, और हमको आपको प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के पढ़ाना है। हमारे लिए हर व्यक्ति विशिष्ट है, तो बच्चों की विविध आवश्यकताओं को पहचानना और उनके अनुसार शिक्षण करना, यही समावेशी क्लास की पहचान है। केवल अंकों पर ध्यान देना ये विकल्प गलत है। विकलांग बच्चों पर दया करना, देखो दया करना स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमको ये देखना है कि बेस्ट विकल्प कौन है। तो साथी, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं साथियों। प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 6, गणितीय गणनाओं को समझने में होने वाली कठिनाई को क्या नाम से जाना जाता है? गणितीय गणना क्या है? गणित में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया, मतलब डिसकैलकुलिया। लिखने में दिक्कत है तो डिसग्राफिया, पढ़ने में दिक्कत है डिसलेक्सिया, और पढ़ने लिखने और गणित तीनों में दिक्कत है तो डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, आगे चलते हैं साथी। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जब कोई बच्चा दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है तो इसे क्या कहते हैं? दोस्तों, दूसरों के व्यवहार को देखकर उनके जैसा बनने की नकल करना, उसी को अवलोकन भी कहते हैं, और उसी को सामाजिक अधिगम भी कहते हैं, उसी को मॉडलिंग भी कहते हैं। भूलिएगा नहीं। और आपको पता है साथी, शायद आपको जरूर पता होगा मेरे भाई, कि ये वही अल्बर्ट बंडूरा हैं जिनकी एक परिभाषा बहुत फेमस है यूपी टेट में, कि ना सीखना भी सीखना है। ये बात किसने कहा था? अल्बर्ट बंडूरा ने कहा। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या कहा? कि ना सीखना भी सीखना ही होता है। मतलब
जैसे चोरी आप नहीं कर रहे हो तो चोरी ना करना भी एक प्रकार का सीखना ही है ना। शास्त्रीय अनुबंधन के जनक पावलाव थे, आपको पता ही होगा। इस सिद्धांत के कई नाम है, एक बार रिवीजन कर लो मेरे साथ में कि पावलाव के प्रयोग को, ये वाला प्रश्न पेपर में आएगा, तुम गारंटी ले लो जिस दिन पेपर दोगे दिखेगा, 2 3 4 किसी भी तारीख में दिखेगा, पर दिखेगा। और हो सकता है कि हर शिफ्ट में आए, रोज ही आएगा ये। शास्त्रीय अनुबंधन मतलब पावलाव का कुत्ते के ऊपर प्रयोग। वो पावलाव जिन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया, इनके सिद्धांत के 3 4 नाम हैं। इसी को शास्त्रीय अनुबंधन कहा गया, इसी को क्लासिकी का सिद्धांत कहा गया, इसी को संबंध प्रत्यावर्तन कहा गया, इसी को अनुबंधन कहा गया। भूलिएगा नहीं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये स्किनर का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के भी 3 4 अलग नाम हैं। इसी को सक्रिय अनुबंधन कहते हैं, इसी को नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं, इसी को आर्यस थ्योरी कहते हैं। ये बात साथ ही आपको पता होना चाहिए। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। अब इस अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के भी 2 अलग नाम हैं। इसी को समग्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को अवयवीवाद भी कहते हैं। प्यारे भाइयों, हमेशा अपने आप को समझा लो कि हर चीज़ के 2 पहलू हैं, एक ही सिद्धांत के कई अलग अलग नाम हैं। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सृजनशील बालक की नहीं है? साथियों, एक बार आप लोग हाथ ऊपर करके बताइए कि आपकी तैयारी अब लगभग पूरी हो गई है कि नहीं। कितने लोगों को लग रहा है कि भाई बाजी जरूर मार के आओगे आप? एक बार हाथ ऊपर करिए। सारे लोग एक बार हाथ ऊपर करके बताएंगे क्या सब कुछ बिल्कुल ठीक है? आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल एकदम तैयार हो अब? क्योंकि देखो साथी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सब मन का एक विषय है। मन में ये क्यों सोचना है कि नहीं भाई फेले हो जाएंगे? ये क्यों सोचना है भाई? हमने मेहनत की है, हमने अपने आप पे काम किया है, तो जाहिर सी बात है हम रिजल्ट लेकर ही आएंगे ना। मोहन, इस पर चिंता ना करो यार, कठिन प्रश्न नहीं आएगा। ये कठिन ही है यार, इससे कठिन नहीं बन सकता है। आप तो डेली क्लास करने वाले हो बालक, मेरे भाई। ये बताओ, अगर बहुत चिंता ये करोगे कहीं फेल ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए, तो यार यकीन बताऊं दिमाग पर प्रेशर चढ़ जाता है और जो आता हुआ होता वो भी गलत हो जाता है। तो ये ना सोचो ना कि कहीं पास ना हो जाए, कहीं पास, तो पास होने के बारे में सोचो। दिमाग को जितना बार बार समझाओगे वही चीज़ दिमाग सोचता है। तैयारी हो गई है, चिंता बिल्कुल ना करो। और हाँ, एक चिंता आपकी गणित की है, उस चिंता को हम कल दूर कर देंगे। कल शाम को हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, कल शाम 5 बजे। गणित में अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो, चाहे आपको गणित का गा भी नहीं पता है, तो कल शाम 5 बजे मैं आपको ऐसा कंटेंट देने वाला हूं आपके ग्रुप में। बहुत लंबा नहीं होगा, 40-50 कुछ क्वेश्चन होंगे और 40-50 उसमें कुछ मेन फार्मूले होंगे, बहुत शार्ट तरीका कि अगर कोई गणित का गा नहीं पता है तो 30 में 24 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर गिरी हालात में भी कर देगा। इसका जुगाड़ हमने आपको कल के लिए कर दूंगा और बिल्कुल ये फ्री होगा, इसकी कोई पैसे नहीं लगेंगे, ये बिल्कुल फ्री है, सबके लिए है, ठीक है ना। हाँ, आपके ग्रुप में मैं कल डाल दूंगा, आप लोग गणित की चिंता ना करो। बाकी देखो 3 सब्जेक्ट ना डूबे बस, बाल विकास, हिंदी, संस्कृत और पर्यावरण, ये आपका नहीं डूबना चाहिए। और अगर पेपर 2 वाले हो तो बाल विकास, हिंदी, संस्कृत ये मत डूबने देना। सामाजिक अध्ययन में तो गिरे हालात में भी 30-35 तक रहोगे, उसकी चिंता नहीं है अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो। और रेगुलर अगर मेरी क्लास किए हो, नोट्स पढ़े हो, तो 60 में 45-42 बहुत आराम से करोगे। इनमें से कौन सी विशेषता, देखो सृजनशीलता की क्या विशेषता नहीं है? हाँ, तो क्यों परेशान हो गणित के लिए, हम करेंगे ना आपके लिए कल। एक टीचर जो अध्यापक होता है ना, वो गुरु भी है, वो दोस्त भी है, वो भाई भी है, वो मित्र भी है। तो चिंता ना करो। इतना मुझे आप पता है कि इतना काम आप पे कर दिया हूं ना कि तुम फेल तो नहीं होगे। बस ज़्यादा टेंशन, ओवर टेंशन ना लो, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। हाँ, जो सोचूंगा आपके लिए बेहतर ही सोचूंगा, क्योंकि हमको रिजल्ट देना है, सीधी बात है। अब उत्तर पे आते हैं। सृजनशील बालक का लक्षण क्या नहीं होता? सृजनशील का मतलब एक ऐसा बालक
जो कुछ नया कर सकता है, जिसके अंदर कुछ नया करने की कला हो। तो नया वही कर सकता है जिसकी सोच मौलिक हो। मौलिक मतलब जिसकी खुद की सोच स्वाभाविक हो, लचीलापन हो, उसकी सोच में एक प्रवाह हो। लेकिन अगर उसकी सोच पक्षपाती है, रूढ़िवादी है, तो ऐसा व्यक्ति कभी सही हो सकता है? जिसकी सोच पक्षपाती होगा वो कभी सही हो सकता है? साथी आप मुझे बताओ। 100% मैं कहता हूं, जो व्यक्ति लगातार क्लास देख रहा है और हमारे नोट्स आपने पढ़े हुए हैं, यकीन मानिए गुरु, 100 में मैं आपको 99% कहता हूं तुम्हारा रिजल्ट होगा। ये तुम लिख कर ले लो, जिसने रेगुलर क्लास और नोट्स पढ़ा है, ये मैं आपको लिखित दे रहा हूं। तुम चिंता ना करो, बस पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत सोचो। सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत शब्द का अर्थ क्या होता है, और परीक्षा से पहले का भी कुछ टिप्स आपको दूंगा मैं, तो उसकी चिंता ना करो। सतत और व्यापक मूल्यांकन की दोस्तों अगर मैं बात करूं, हाँ, सतत मूल्यांकन परीक्षा संबंधी डर को समाप्त करता है। और दोस्तों जो व्यापक मूल्यांकन होता है, इसमें आपके जीवन के हर पहलू का मूल्यांकन होता है। तो परीक्षा निगेटिव है, साल में 2 बार गलत है, ये सब गलत है। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान निरंतर आकलन करना। आगे, थार्नडाइक के किस नियम के अनुसार यदि किसी कार्य को करने से थार्नडाइक के किस नियम के अनुसार यदि किसी कार्य को करने से संतोष मिलता है तो वो व्यवहार मजबूत हो जाता है? ये कौन से नियम पे आधारित है साथी बताइए? थार्नडाइक के किस नियम के अनुसार अगर किसी कार्य को करने से संतोष मिलता है तो व्यवहार मजबूत होता है? तो साथी आपको बताना है कि ये किस पर है। मैं बार बार कहता हूं साथी, मैंने बहुत हंसी मजाक में ट्रिक दिया था। तुम किसी के यहाँ चाय पीने गए, घूमने गए मान लो, और उसके यहाँ आपको एक दिन चाय मिल गई। इत्तेफाक से आप दूसरे दिन भी गए, फिर आपको चाय मिल गई। अब आपके मन में आ गया कि अगर हम इसी टाइम पे रोज पहुंचेंगे तो चाय मिलना तय है। तो अगर सकारात्मक चीजों को करने से सकारात्मक रिजल्ट आता है ना, तो आप वही काम करते हो। तुम्हें पता अगर लाल कपड़ा पहनने से हमारे पेपर अच्छा जा रहा है, तो यकीन मानिए आप हर कार्यक्रम में लाल कपड़ा पहनोगे। इसको प्रभाव का नियम कहते हैं। और याद कर लो, थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। और आप ये बताओ मुझे, थार्नडाइक के कितने गौड़ नियम थे? एक बार कमेंट करके हर कोई बताएगा। हमारा साथी, हमारा भाई, मेरी बहन, जितने लोग लाइव हो सब लोग बता दीजिए कि थार्नडाइक के कितने गौड़ नियम थे? 5 गौड़ नियम थे। आगे चलते साथी। अगला, वीएफ स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किस पर प्रयोग किया था? कुत्ता पर पावलाव ने, बिल्ली पर थार्नडाइक ने, चूहा कबूतर पर स्किनर ने, चिंपैंजी पर कोहलर ने। यहाँ पर सीखने वाली बात बस इतने है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के कई नाम हैं। इसको सक्रिय अनुबंधन कहते हैं, इसी को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं, इसी को आरएस थ्योरी कहते हैं, इसी को नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। आगे, साइकिल चलाने का कौशल स्कूटर चलाने में मदद कर रहा है, तो ये किस प्रकार के अधिगम का स्थानांतरण है? बताइए। अगर एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चला सकता है तो इसको अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। नकारात्मक कब होता है? रेडियो की कमेंट्री तुम सुनकर तुम्हें लगता है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो ये नकारात्मक स्थानांतरण है। शून्य स्थानांतरण क्या है? जब पूर्व का सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान में कोई मदद ना करे, तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण है। जैसे भाई हमने बार बार एग्जाम्पल दिया कि आपने किया है बीएड बीटीसी और आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में पंचर हो गई, तो बीएड बीटीसी का ज्ञान आपका पंचर सही करने में मदद नहीं करेगा, यानी ये शून्य है। और द्विपार्श्विक का मतलब क्या होता है पता है आपको? द्विपार्श्विक का मतलब अगर दाहिने हाथ पे तुम साइकिल चलाते हो तो बाएं हाथ पे चला लो, दाहिने हाथ पे रोटी बनाती हो तो बाएं हाथ से बना लो। तो ये कला आपके अंदर है, तो ये द्विपार्श्विक है। आगे, एरिक एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था किस? देखो दोस्तों, ये वही एरिक एरिक्सन है जो पेपर में पूछेगा कि मनोसामाजिक विकास के जनक कौन है? एरिक एरिक्सन। जन्म से लेकर मृत्यु तक
विकास की 8 अवस्थाएं किसने बताई? एरिक एरिक्सन ने। साथियों, मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं जिसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सवाल कह रहा है कि एरिक एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था किस आयु वर्ग में है? जन्म से 1.5 साल, 3 से 5 साल, 12 से 18 साल, 65 वर्ष के ऊपर। तो दोस्तों, जन्म से लेकर जो 1.5 साल तक की अवस्था होती है ना, इसको विश्वास बनाम अविश्वास, क्योंकि बच्चा 1.5 साल का है यार, अभी ना तो उस पर विश्वास कर सकते हो ना अविश्वास कर सकते हो, क्योंकि बच्चा मन का सच्चा। तो आगे चलते हैं प्यारे। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? साथियों, जो माइक्रो टीचिंग होता है, जिसमें आप लोग जो बीएड या बीटीसी किए हुए हो, जब आप टीचिंग करने जाते हो, जब आप पढ़ाने जाते हो प्राइमरी स्कूल में, जूनियर स्कूल में, 1-1 महीने का टीचिंग लगता है, वही आपका सूक्ष्म शिक्षण है। छात्रों को विषय का गहन ज्ञान देना, गलत ऑप्शन। शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास, बिल्कुल सही। पूरी क्लास का एक साथ मूल्यांकन, एकदम गलत। स्कूल का अनुशासन, गलत ऑप्शन। जाहिर सी बात है कि आप एक अच्छे टीचर कैसे बनोगे, इस कला का जो विकास है साथियों, आपके अंदर उसके द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन थे? साथियों, डब्ल्यू एलन थे। प्यारे भाइयों, आगे साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि परीक्षा से पहले जिस प्रकार मैंने सीटेट में आपको पिछली बार दिया था, गेस्ट पेपर में आपको देता हूं, जिसमें कुल मिलाकर लगभग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मैं उसको बहुत डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। सभी विषय के इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इनमें से पेपर में आपको 95-97 क्वेश्चन लगभग मिल सकता है, जिसके प्रबल चांसेस हैं। साथियों, ये आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्यारे भाई, पहली बात तो आपको नंबर पता होना चाहिए। मैं आपको पहले नंबर बता दूं, ये नंबर आपको पहले नोट कर लेना है, 9653050981। इस पर दोस्तों आपको कॉल नहीं करना है, ध्यान देना, कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। लेकिन व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले दोस्तों अभी आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मानकर चलो फ्री फीस, मतलब नाम मात्र की फीस, उनको केवल 99 रुपए में गेस्ट पेपर मिल जाएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, जिन्होंने हमारा कोई नोट्स नहीं परचेज किया हुआ है अभी तक, उनको मात्र 199 पे करना है। पहले पे कर लेना। पे करने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पे दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी पर आपको अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे ही आप भेजोगे, कुछ देर बाद आपका जो गेस्ट पेपर है, अति संभावित प्रश्न जिसमें से मिलना है लगभग, वो आपको तुरंत मिल जाएगा। अब इसके लिए करना क्या साथी, इस क्यूआर कोड को क्या कर लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको दिखा देता हूं। इस क्यूआर कोड का दोस्तों क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें आपको 2 दिक्कत आ सकती है। जो व्यक्ति फ़ोन पे चलाते हैं उनका तो डायरेक्ट स्कैन हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति गूगल पे या पेटीएम चलाते हैं साथी, उनको बता दें, उनको 2 मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक मोबाइल में आपका क्यूआर है और दूसरे मोबाइल से आपको स्कैन करना पड़ेगा। ये इसलिए बता दे रहा हूँ कि बाद में जब आप इसको स्कैन करोगे तो कहीं आपको दिक्कत ना आए। पुराने बच्चों को दिक्कत आ रही थी, समझ गए? तो पहले क्या करना है, इसी पे अपना पे कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। पे करने के बाद आपको क्या करना है साथी, सीधा हमारे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने अभी दिया था ऊपर, यानी ये वाला जो नंबर आपका है, यहाँ स्क्रीन पर आपको दोबारा मेंशन कर दे रहा हूँ साथी, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, 9653050981। इस पर व्हाट्सएप मैसेज आप कर देना। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना, आपका काम हो जाएगा। आगे और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना साथियों, किसी भी बालक को ज़्यादा फीस नहीं पे करना है, क्योंकि प्यारे भाई याद रखना, रिफंड की पॉलिसी नहीं है। अब अगर आपको 99 कहा गया है तो आप 300, 400, 500 मत कर देना, क्योंकि बाद में गुरु रिफंड नहीं होगा प्यारे। ये बिजनेस अकाउंट होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसलिए आराम से चीज़ों को करिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15, कर के सीखने का सिद्धांत मुख्य रूप से किस शिक्षण शास्त्र दोस्तों जुड़ा हुआ है, बताइए। कर के सीखने का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से किस दर्शन से जुड़ा हुआ है?
हाँ, जो लोग कह रहे हो कि इसको स्कैन करने पर इनवैलिड आता है, वो लोग गूगल पे या फिर पेटीएम चलाते होंगे आप। आपको क्या करना होगा कि आप क्या करना कि इस क्यूआर कोड को दूसरे मोबाइल पर भेज देना और अपने मोबाइल से स्कैन कर लेना, जैसे दुकान पर स्कैन करते हो, तो 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा। चलिए साथी वापस आओ, ये चीज़ आपको मैंने समझा दिया है। अब पढ़ाई पर चर्चा करेंगे, क्योंकि काम की बात आपको मैंने बता दिया है। अब आ जाइए वापस अपने पढ़ाई पर। बिल्कुल मिल जाएगा, चिंता ना करो। मैंने कहा ना कि एक बार आपने एक्सेस ले लिया तो गणित का जो भी क्वेश्चन होगा सारे मेरे सारे एक्सेस आपको मिल जाएंगे फ्री, उसकी चिंता ना करो यार। सिर्फ मैं ही एक टीचर रहा हूँ जो 1000 रुपए के अंदर अंदर पूरा आपको पूरी 5 महीने मैंने पढ़ाया भी है, डेली 50 क्वेश्चन का टेस्ट दिया है, हर सब्जेक्ट के 1 लाइनर दिए हैं, डेली रेगुलर क्लास दिया हूँ। तो उसकी चिंता मत किया करो यार। यहाँ लोग 5-5 हजार लेने के बाद भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकते, उतना बेहतर कंटेंट नहीं दे सकते, लेकिन आप मात्र 700-800 रुपए में पूरी तैयारी कर गए हो। तो करके सीखने का सिद्धांत दोस्तों होता है ये प्रयोजनवाद पर, क्योंकि प्रयोजनवाद दोस्तों जो है ये जॉन डीवी इसके समर्थक थे। जॉन डीवी कहते हैं कि बच्चा करके सीखता है। नहीं बालक, कई बार चीजें बुरा लग जाता है। कारण ये होता है कि एक महानुभाव थे, उन्होंने क्या किया कि मैसेज किया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि चीज़ों को समझते नहीं है, वो 100-50 रुपए के लिए भी क्या करने लग जाते हैं। तो सो प्लीज़ याद रखना, अगर किसी को 100-50-200 पे दिक्कत हो तो वो भूल से भी मैसेज नहीं करेंगे। इस चीज़